नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एमजे एजुकेशन मैथ 99 पर। तो बच्चे जैसा आप सब जानते हैं कि हम ना एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम ना साइंस के जो चैप्टर्स हैं उन्हें कवर करे जा रहे हैं। अभी जो हम क्लास कवर कर रहे हैं वो है क्लास 9th और हमने इससे पहले इसके 2 लेक्चर ले लिए हैं। आज इस चैप्टर का 3rd लेक्चर है और आज ये चैप्टर मतलब थोड़ा-सा बचा है तो आज कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी सी छोटी सी क्लास होगी। तो हमने इसमें देखा था कि मैटर्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, क्या होता है, कितने पार्ट में डिवाइड है, उनकी जो स्टेट है हम कैसे चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन। हमने काफी डिटेल्ड वीडियो देखी है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग ये सब हमने जाना कि क्या होता है। और हम आगे भी इस चैप्टर के अब छोटा सा मतलब थोड़ा सा ही बचा है, ज्यादा नहीं है, उसे कवर करते हैं और हमारा ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 2nd चैप्टर, ठीक है। तो ये चैप्टर जल्दी से फिनिश करते हैं। और बच्चे अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और अच्छे अच्छे कमेंट करो और बताओ हम नेक्स्ट वीडियो कौन सी लाएं आपके लिए। ठीक है, इससे हमें भी ना मोटिवेशन मिलती है कि हम आपको भी ना अच्छे अच्छे से पढ़ाएं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं आपको और प्रॉपर वे में बताएं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर 3 है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो हम ना स्टेट होते हैं मैटर की वो कैसे चेंज करते हैं। हमने ये देखा था कि 3 तरह के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उनकी स्टेट हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हमने पढ़ा था 2 तरीकों से चेंज कर सकते हैं, एक तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और एक चेंजिंग प्रेशर। जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते तो उनकी ना स्टेट है वो चेंज हो जाती है। तो और हमने ना उन चेंजिंग को ना एक स्पेसिफिक नाम दिया था कि अगर हम हीट करेंगे लिक्विड को, गैस में कन्वर्ट करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, ये सब हमने पढ़ा था। तो यहाँ ना एक छोटा सा चार्ट है, ये बहुत अच्छा है समझने के लिए। एक पूरे मतलब एकदम साइकिल सी है, इसमें आपको समझ आ जाएगा। क्या समझना है आपको मैं बताती हूँ। देखो, जब हम लिक्विड से गैस में जाते हैं तो जैसे लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, वेपराइजेशन। यानी कि वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और गैस में बन जाती है। जो लिक्विड होता है उसे टेम्परेचर देते हैं, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, फिर गैस को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड में। जब कोई भी चीज डायरेक्टली सॉलिड से गैस या फिर गैस से डायरेक्टली सॉलिड होती है, यानी कि लिक्विड का कोई बीच में फेज नहीं आता, तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, चाहे आप गैस से सॉलिड में जाओ या सॉलिड से गैस में जाओ तो आपकी सब्लिमेशन होती है। आपकी क्लास में अभी इतना है, आप इतना ही पढ़ो कि जो डायरेक्टली चेंज होता है सॉलिड और गैस मतलब गैस के बीच में, वो सब्लिमेशन कहते हैं। फिर हम सॉलिड से अगर लिक्विड में जाते हैं तो उसे कहते हैं फ्रीजिंग, सॉरी फ्यूजन। फ्यूजन कहते हैं यानी कि पिघल रही है कोई चीज है ना, मेल्ट हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे फ्यूजन। अब इस साइकिल को उल्टा चलते हैं। मान लेते हैं मेरे पास लिक्विड है और मुझे उसे सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उसे कहेंगे फ्रीजिंग। जैसे कि आपकी डेली लाइफ में आप बर्फ जमाते हो, एक पानी की जो ट्रे होती है, मतलब ट्रे होती है जिसमें आप आइस क्यूब से जमती है, उसमें आप पानी फिल करते हो और फ्रीजर में रख देते हो और वो लिक्विड किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम फ्रीजिंग कहेंगे। इजी था। अब मान लो हमें सॉलिड से गैस जाना है, यानी कि बीच में लिक्विड का जो फेज है वो नहीं है इन्वॉल्व, तो क्या है, इसे सब्लिमेशन ही कहेंगे। अब सपोज करो कि हमें हमारे पास गैस है और उसे हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हमने देखा था उसके लिए हमें टेम्परेचर देना मतलब कम करना पड़ता है, तो ठंडा करना पड़ता है। तो क्या होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, एक बार मैं आपके सामने बना देती हूँ फिर आप देख लेना। चलो मैं भी यहाँ बना देती हूँ आपके लिए।
हमारे पास है लिक्विड, जब उसे हम गैसियस फेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। ठीक है। अगर मैं इस गैस को सॉलिड में, पहले हम पता क्या करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के तीनों फेज लिख लेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे वो होगा वेपराइजेशन। गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा सब्लिमेशन। ठीक है। अब मैं इसकी तरफ जाती हूँ, सॉलिड से हमें लिक्विड करना है, यानी कि इसका हम क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा फ्यूजन। ठीक है। हम साइकिल को उल्टे चलते हैं। ठीक है, चलो हम जाएंगे पहले सॉलिड से गैस, तो इसे भी हम सब्लिमेशन कहेंगे। आपकी क्लास में इतना ही, इतने पढ़ेंगे सब्लिमेशन। ठीक है। गैस से लिक्विड में जा रहा है, यानी कि जो भाप होते हैं उसे हम ना लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, यानी कि उसे कूल करना पड़ेगा, तो यानी कि क्या कहेंगे इसे, कंडेंसेशन। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लिक्विड से सॉलिड में आएंगे, जैसे कि आप अपने घर में फ्रीजर में बर्फ जमाते हो, जैसे क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। ठीक है। तो ये आपका चार्ट, आप इसे याद रखना, इजी रहेगा, इससे ना आपको याद भी जल्दी होगा और समझोगे भी कि कौन सी स्टेट में क्या नाम कहते हैं। ठीक। चलो बच्चे, अब जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसके आगे से पढ़ते हैं। वो जो मैंने अभी चार्ट बनवाया, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा दिया था, उसी का बस एक छोटा सा रिवीजन था शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, एक मैंने डायग्राम के फॉर्म में आपको बता दिया। चलो अब पढ़ते हैं। चलो अब आता है हमारे पास जो टॉपिक है वो है लेटेंट हीट। पता है, जब भी हम कुछ चीज पढ़ते हैं, अगर हमें उसका वर्ड समझ नहीं आ रहा है या वो बहुत नया सा लग रहा है, हमें क्या करना पड़ता है कि आप ना उस वर्ड का मतलब देखो कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। अब यहाँ आपका वर्ड है लेटेंट। लेटेंट मतलब होता है हिडन। तो मैम यहाँ हिडन का क्या मतलब, हिडन हीट तो भी पढ़ेंगे, पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका मतलब होता है हिडन, हिडन हीट, है ना। तो हम इसे लेटेंट ही बोलेंगे, लेटेंट हीट। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये बोल रहा है द एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। यानी कि ये वो एनर्जी है जो कि अगर हम किसी भी स्टेट को देते हैं तो उसकी जो स्टेट है ना, मतलब किसी भी मैटर को देते हैं तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। ऐसे भी समझ नहीं आया कि अब तक तो हम चेंज ही कर रहे हैं ना, तो उनका लेटेंट हीट क्यों नहीं, अब इसका लेटेंट क्यों है, तो अभी बताएंगे, पहले देखना है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, लेटेंट हीट डज नॉट रेज द टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहा और नाम में उसका हिडन है, ये अजीब सा क्या है। अच्छा मैं बताती हूँ। मानते हैं आप जब ना अपने घर में किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं, मान लो सपोज करो कि इसके अंदर पानी है, ठीक, तो इसके अंदर पानी है, तो मैंने इसके अंदर ये पानी बना दिया, हम इसे गर्म कर रहे हैं, तो इसके बीच ये जो है ना पार्टिकल्स होंगे, जो छोटे छोटे होते हैं, ये पार्टिकल्स होंगे बीच में, जो कि हीट अप हो रहे होंगे। जैसे मान लो ये पानी है और ना ऐसे ना लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे हर जगह प्रेजेंट। अब क्योंकि लिक्विड है तो उनके बीच में ना गैप ना सॉलिड से तो ज्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में, लेकिन क्या है, गैसेस से कम होगा स्पेस। हमने पढ़ा था ना, सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, और लिक्विड के थोड़े पास होते हैं, और गैसेस के तो बहुत दूर दूर होते हैं। मान लो ये मेरी मुट्ठी जो है ना,
ये पार्टिकल्स मान लो, अगर सॉलिड है तो वो एक दूसरे में ऐसे बहुत टाइटली है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो इतना ज्यादा होता है ना कि वो मतलब चाह के भी ना दूर नहीं हो पाते एकदम, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है उनके बीच में। और जो लिक्विड होता है उसमें क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा ना बीच थोड़ा सा गैप होता है, सॉलिड से ज्यादा होता है, मान लो इतना, ठीक है, जिससे वो इजिली फ्लो कर सकते हैं ऐसे, है ना, तो बह जाते हैं। गैसेस में क्या होता है, वो और दूर दूर होते हैं, ये मुट्ठी को देखना आप, है ना, ये और दूर दूर होते हैं, वो इसलिए ना हवा में इधर उधर ऐसे बहुत इजिली फ्लो करते हैं। अब क्योंकि ये लिक्विड है तो इसके पार्टिकल्स के बीच में गैप तो है पर कम है। अब मैंने इसका टेम्परेचर मतलब नीचे से मैं इसे हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, मैंने एक फ्लेम लगा रखी है क्योंकि मैं पानी गर्म कर रही हूँ। तो पता है क्या होता है, जब आप इसमें थर्मामीटर डालोगे ना, इसमें जब आप थर्मामीटर डालोगे तो क्या होगा, आप उसमें टेम्परेचर नापोगे। सपोज कर लो इस टाइम इसका टेम्परेचर होगा, मान लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस होगा, हमने चिल्ड पानी लिया है, ठीक है, तो मान लेते हैं 2 डिग्री सेल्सियस सपोज कर लो, ये थर्मामीटर है और इसका जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर सपोज कर लो 2 डिग्री सेल्सियस, हमने थोड़ा ठंडा पानी रखा है इस तो थर्मामीटर हमें ये रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है। कुछ टाइम से लगेगा, मतलब ये हीट अप हो रहा है, गैस अभी भी कंटिन्यू ऑन है ना, तो हम कुछ देर बाद 5 मिनट या 2 मिनट बाद देखेंगे कि मान लो हमने 2 मिनट बाद चेक कर रहे हैं तो थर्मामीटर में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, मतलब उसका भी टेम्परेचर उतना ही है। पर ऐसा क्यों, उसका टेम्परेचर उतना है, अच्छा ठीक है, हमने 10 मिनट बाद ना आके फिर चेक करा, फिर हमने टेम्परेचर देखा कि हाँ अब बढ़ने लग गया, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, 2 से 10 में कन्वर्ट हुआ कितने, 12 मिनट बाद, और 2 मिनट बाद जब हमने चेक किया था तो कितना था, तब भी 2 ही था, यानी कि ऐसा क्यों, इस 10 मिनट में इतना चेंज आ गया, लेकिन इस 2 मिनट में मतलब 2 मिनट बाद देखा तो बिल्कुल नहीं, जबकि जो फ्लेम है वो कंटिन्यूसली ऑन थी, है ना, तो ऐसा क्यों, तो पता है क्या होता है, जब ये पानी हीट अप हो रहा होता है ना तो इसके पास ना एक एनर्जी होती है, मतलब ये इसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब क्योंकि ठंडा पानी है, इसके पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है ना वो बहुत ना माइन्यूट है, सॉलिड से ज्यादा है ऑब्वियसली, पर क्या होता है जो हीट लगती है ना, अब देखो पानी जब उबलता है ना तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसपे इतनी एनर्जी होती है कि वो अलग दूर दूर चले जाए। तो इस समय क्या होता है, ये जो टेम्परेचर क्या कर रहा है, इसके बीच में ये जो गैप हो रहा है ना वो इंक्रीज करता है। ये फ्लेम इस टाइम जब इसका ये 2 डिग्री सेल्सियस था, हमने 2 मिनट बाद देखा तो तब भी ना इसका 2 डिग्री सेल्सियस ही था। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम ना, उस 2 मिनट के अंदर ना वो ना इनके बीच के जो पार्टिकल है ना इनमें, उनका स्पेस बढ़ा रहा है, उन्हें लूज कर रहा है, जिससे ना उनका टेम्परेचर दिखेगा नहीं कि हमें चेंज हो रहा है, पर वो वर्क कर रहा है के पार्टिकल्स पे। इसलिए यहाँ ये जो हीट है ना वो हमें उसका इफेक्ट दिख नहीं रहा, हमारी रिजल्ट नहीं आ रहा उससे, इसलिए वो हिडन है हीट, क्योंकि हमें रिजल्ट नहीं दिख रहा। 2 मिनट बाद 2 डिग्री सेल्सियस ही है और 2 मिनट पहले भी इतना ही था, बल्कि हीट मिल रही है कंटिन्यू, तो बढ़ना चाहिए था, 10 मिनट बाद तो बढ़ गया ना, तो 2 मिनट बाद क्यों नहीं बढ़ा, इसीलिए क्योंकि वो जो हीट है ना वो इसके पार्टिकल पे वो काम कर रही है, वो इन पार्टिकल के बीच जो गैप है ना उसे इंक्रीज करने में लगी है, ठीक है। तो इसलिए ये हीट हिडन है हमारी हमारी रीडिंग से, थर्मामीटर वो रीडिंग नहीं दिखा रहा जो हमें चाहिए थी, जो हम सोच रहे थे कि आएगी, तो ये हिडन हो गई। तो इसलिए ना द एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि ये वो है जो उसकी जो स्टेटस चेंज कर दे, कुछ टाइम बाद जो है ना वो वेपर में बन के उड़ जाएगा जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, तो भाप के फॉर्म में बन के उड़ जाएगा। तो यही है, चलो यहाँ देखते हैं आगे बोल रहा है, लेटेंट हीट डज नॉट रेज द टेम्परेचर, जो मैंने बता दिया उसकी वजह से टेम्परेचर में जो है चेंज नहीं आता। यहाँ 2 डिग्री सेल्सियस 2 मिनट बाद देगा, अब भी 2 डिग्री सेल्सियस था, क्योंकि वो जो है इसके पार्टिकल्स के बीच जो गैप था उसे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलो ये वाला देखते हैं, ये क्या कह रहा है, द लेटेंट हीट विच वी सप्लाई इज
used up in overcoming the force of attraction between the particles of a substance during the change of state। अच्छा, जो मैंने बात बोल दी है वही बता रहा है कि लेटेंट हीट का काम क्या होता है। जो पार्टिकल्स होता है ना, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसे ओवरकम करता है। यानी कि जब वो चिपके हुए थे ना, तो उनका फोर्स ना ओवरकम करता है, यानी कि उसे थोड़ा नेगलेक्ट करता है। जो मैंने बता दिया वही बता रहा है। आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। चलो, हमने लेटेंट हीट देख लिया क्या होता है। अब देखते हैं लेटेंट हीट कितनी तरह की होती है। तो लेटेंट हीट जो है ना, दो तरह की होती है। कितने टाइप की होती है? टू टाइप्स की होती है। पहली जो है ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरी क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन और वेपराइजेशन का नाम से पता चल रहा है किस बारे में बात करता है। फ्यूजन को हम मेल्टिंग भी बोल सकते हैं। ठीक, चलो अब देखते हैं। हाँ, फ्यूजन यार मतलब मेल्टिंग मैंने बता दिया। अब यहाँ पढ़ते हैं क्या कह रहा है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into a liquid is known as latent heat of fusion। यानी कि ये ना इसकी डेफिनेशन है, बच्चे याद करने हैं। ये एक ना अमाउंट दे दिया कि हमें कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी अमाउंट में एनर्जी चाहिए किसको चेंज करने के लिए? 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितने? 1 kg सॉलिड है हमारे पास। 1 किलो कोई सॉलिड है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें चाहिए, वही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। ठीक, दूसरा ये क्या कह रहा है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन से पता चल रहा है कि यानी कि हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। वेपर कौन किसकी बनेगी? लिक्विड की तो बनेगी, है ना। तो वही बता रहा है। अब इसमें वही है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर। यही गैस की बात कर रहे हैं, गैस को हम वेपर्स भी कहते हैं। विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि लेटेंट हीट है ना, तो टेम्परेचर जो चेंज होगा नहीं, हमने देखा अभी। तो वही है, इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है, ठीक है। अब वो आ जाते हैं इस टॉपिक पे। ये क्या कह रहा है? एवापोरेशन के बारे में बता रहा है। देखते हैं, एवापोरेशन का मतलब आपने सुना भी होगा। चलो पहले ये देखते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर्स। अब ये कह रहा है ये लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट कर रहा है। इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। मतलब ये लिक्विड को गैस में वेपर्स में कन्वर्ट कर रहा है बिना बॉइलिंग पॉइंट आने पर। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं बताती हूँ। जब मान लो ये लिक्विड है, इसके अंदर ये लिक्विड है, इसके पास कुछ सरफेस एरिया होगा जो कि बाहर के एटमॉस्फेयर के डायरेक्टली, है ना, टच में होगा। ये वाले जो इसके ऊपर के जो पार्टिकल्स है इसके, ये इन्वायरमेंट के आसपास की हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो इसमें से कुछ कुछ पार्टिकल जो होते हैं इसके सरफेस एरिया के, वो क्या है, वो भाप बन के उड़ते रहते हैं। ठीक है, उसे हम एवापोरेशन कहते हैं। और एवापोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली हर लिक्विड में होती है। अगर जमीन पे पानी गिर जाता है, ठीक है, तो कुछ देर बाद अगर आप उसे पहुंचते नहीं हो ना, तो वो ना अगर कम अमाउंट में होता है तो बहुत मतलब 1 घंटे बाद आके भी देखोगे ना, उड़ जाएगा। ऐसा क्यों? हमने क्या उसके नीचे मतलब उसे टेम्परेचर दिया है क्या? ऐसा नहीं है, वो अपना उड़ गया। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बिखरने के बाद ना ज्यादा हो जाता है, यानी कि जमीन पे गिरा है तो एकदम पूरे में फैल गया होगा। अब बाहर की जो हीट होती है ना, उसे वो एनर्जी दे देती है जो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए चाहिए। अब फिर क्या होता है, वो ना वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारे ना सराउंडिंग्स में उड़ जाती है। ठीक है, इसलिए वो जमीन ना कुछ देर बाद सूख जाती है। आप बरसात के सीजन में देखना, जब कभी भी बरसात के सीजन में नॉर्मली जब बारिश होती है, क्या होता है कि बारिश जब गिरती है तो रोड ना पूरे गीले हो जाते हैं।
अब ऐसा तो है नहीं ना कि कोई आ रहा है उसे हीट एनर्जी दे रहा है तब वो जाके भाप बन रही है, मतलब उस पानी को कोई उबाल रहा है उसके बाद वो भाप बन के उड़ रही है, ऐसा नहीं है। अगर आप 1 या 2 दिन बाद देखोगे ना तो वो रोड पे जो गीला होता है ना वो सूख जाता है कुछ देर बाद ही, है ना? कुछ टाइम बाद अपने आप सूख जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी सराउंड मतलब जो रोड होता है उसका सरफेस एरिया एकदम फैला होता है, बहुत थिन लेयर। अगर पानी की कोई जल्दी सूखेगी, है ना? तो क्या होता है जब वो गीला होता है रोड, तो अगले दिन ही सही मान लेते हैं ये रहा रोड, ठीक है? अब आपकी ना पूरी सोसाइटी है जो भी है ये रोड है, अभी ऊपर बादल है मान लो, तो बारिश गिरी और यहाँ ना पूरा गीला गीला सा हो गया, ऐसा पूरा फैल गया। अब अगले दिन यहाँ आएगा सूरज, ठीक है? यहाँ सूरज आ गया ऐसे। अब इसकी ना रेज आएंगी, अब क्योंकि इसका जो टेम्परेचर ज्यादा होता है इसकी रेज ना हर जगह पड़ेगी। अब ये टेम्परेचर ना इसका ज्यादा होता है तो क्या होता है, इसकी जो हीट एनर्जी है ना वो इन लिक्विड के ड्रॉप्स को मिल जाती है, और वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो उन्हें प्रॉपर मतलब एक अमाउंट ऑफ हीट चाहिए थी ना, उसे लेके वो भाप बन के उड़ जाते हैं, और इसीलिए आपको रोड जो है सूख जाता है। आपने ये भी देखा होगा जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, लोग ना अपने ना घर के बाहर ना पानी छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं? और वो उड़ भी जाता है ना। अच्छा देखो, जब लोग अपने घर के बाहर पानी छिड़कते हैं तो क्या उसका वो रीजन होता है? देखो बहुत गर्मी होती है तो उनका पूरा ना जो बरामदा है जो भी एरिया में पानी नहीं छिड़कता है अपने घर के बाहर, वो बहुत हीट अप हो जाता है, तो बाहर बैठ तो गर्मी लगती है, तो क्या करते हैं वो लोग पानी छिड़क देते हैं। जिससे क्या होता है उस जमीन की जितनी भी हीट होती है ना वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो उस हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद भाप बन के उड़ जाता है, इसलिए जल्दी भी पानी एवापोरेट हो जाता है। और वो भाप बन के जब उड़ जाता है, अगर तुम उस टाइम जाओगे ना तो उस जगह ना और हीट लगती है, हमें बहुत गर्मी गर्मी लगती है ना, उमस हो जाती है। लेकिन आप जब वो पूरी तरह से सूख जाता है, उड़ जाता है, और तुम उस जगह पे फिर से जाते हो ना तो अच्छा लगता है, ठंडक से मिलती है उस जगह पे। वो इसीलिए क्योंकि वो जो हीट एनर्जी थी ना वो पानी ने एब्जॉर्ब कर ली, और वो जैसे भाप बन के उड़ गई तो उस जगह पे क्या बची, ठंडक बची, क्योंकि टेम्परेचर तो वो एब्जॉर्ब करके चली गई, उस जगह पे जो है ठंडक ही बचेगी, है ना? तो इसलिए ना लोग अपने घर के बाहर जो है पानी छिड़कते हैं। और याद रखना एवापोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, यानी कि जब भाप बन के उड़ जाता है पानी तो उन्हें ठंडक से छोड़ जाता है हाथ पे मतलब उस जगह पर ठंडक देता है। क्यों देता है? क्योंकि जो हीट होती है वो तो पानी ने एब्जॉर्ब कर ली, तो गर्मी वाली तो चीज चली गई ना, अब तो ठंडक बचेगी ऐसे। एक और एग्जांपल देती हूँ, एसीटोन होता है जैसे नेल पेंट रिमूवर होती है ना, लड़की अपने नील पॉलिश जो होती है वो छुटाने में यूज करती हैं। तो आपने कभी ना मतलब एक्सपीरियंस किया होगा, या फिर पेट्रोल तो हाथ पे गिरता है ना, तो जैसे गिरता है ना थोड़ी देर में अपने आप ही उड़ जाता है, और जब उड़ जाता है ना तो हाथ पे ठंडा ठंडा सा लगता है। क्यों? क्या हो रहा है? एवापोरेशन ही तो हो रहा है ना? कि जो हमारी हाथ की हीट थी ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है और भाप बन के उड़ जाता है, और इसलिए हमें ठंडा ठंडा लगता है, क्योंकि हमारी हीट एनर्जी चली गई तो वहां ठंडक रह जाती है। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या है। हमने ये पढ़ लिया कि एवोपरेशन क्या है। ये एक लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर्स, यानी कि वो पानी जो है भाप में बन के उड़ जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही। एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारे दिया, और देखेंगे, ठीक है? अब बोल रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपोरेशन, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इस एवोपोरेशन के रेट को ना अफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इस प्रोसेस को स्लो या फास्ट ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं वो देखते हैं। चलो, पहला बोल रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है देखते हैं। द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड, यानी कि मैंने बताया कि जब हम घर के बाहर छिड़काव करते हैं, अगर गर्मी है तो उस टाइम पे छिड़काव करते हैं ना घर के बाहर, अब क्या होता है वो जमीन ना तप जाती है गर्मी से,
पानी छिड़कते हैं तो वो वैसे ही गर्म है बहुत ज्यादा, है ना, और उसमें पानी हमने छिड़क दिया तो वो जो पानी है वो जमीन की हीट एब्जॉर्ब करके उड़ जाता है। ठीक है, अब उसकी हीट उस पानी लेके चला गया, तो जितना ज्यादा गर्म होगा उतनी ज्यादा हीट आएगी और इतनी जल्दी उड़ेगा। अब मान लो वही पानी तुम सर्दी में अपने फर्श पे गिरा दो या फिर अपने घर के बाहर गिरा दो, जितनी जल्दी गर्मी में पानी उड़ेगा ना उतनी जल्दी ना ठंडे में पानी नहीं सूखेगा उस जगह से। क्यों? क्योंकि वो इतना गर्म था ही नहीं, वो इतनी गर्म नहीं है वो एरिया। ठीक है, मतलब टेम्परेचर डिपेंड करेगा उस पे। सेकंड बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अब मानो आप के पास ना, आप ना सुबह कहीं जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, किसी काम से जा रहे हो, और आप ना नाश्ते में ना चाय या कॉफी ले रहे हो। अब मान लो आप कॉफी एक ना ग्लास में ले रहे हो, ग्लास में या गिलास में, मान लो कि गिलास में ले रहे हो। ठीक है, इसका सरफेस एरिया इतना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आप वो एक चौड़े से कप में ले रहे हो। ठीक है, इसका सरफेस एरिया इससे ज्यादा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आप थोड़ी ना बड़ी ना कटोरी सी में या फिर जो बर्तन है जिसमें वो बनी है, मान लो जिस भिगोने में वो बनी है उसमें, तीनों में सेम अमाउंट ऑफ कॉफी या फिर चाय है, मान लेते हैं कि सेम अमाउंट है। ठीक है, अब बताओ किसमें जल्दी ठंडी होगी? ऑब्वियसली इसमें होगी, इस बर्तन में। क्यों? क्योंकि चौड़ा है ना, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है कंपेयर टू दिस। उसके बाद कौन सी ठीक जल्दी ठीक होगी, फिर ठंडी होगी ये, और इस सबसे लेट ठंडी कौन सी होगी, ये वाली। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है, कम है कंपेयर टू दिस टू, है ना, तो इसलिए जल्दी ठंडी ये होगी। और आपने ये भी सुना होगा जब आपको कभी जल्दी होती है जाने की, तो ना आपके जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब आपके पास चाय है, आपके पास पेरेंट्स होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, जैसे जल्दी ठंडी कर ले। तो क्या मतलब, मैं जब छोटी थी तो क्या होता था, मैं स्कूल के लिए जैसे कभी लेट होती थी ना, तो जल्दी जल्दी चाय तो पी नहीं जाती थी, गर्म होती थी। तो मेरी मम्मी कहती थी कि इसे ना क्या कर के, मतलब कटोरी में कर, और ठंडा पानी होता है ना बर्फ वाला, उसके ऊपर ना ऐसे कर ले, है ना। एक ये तो एक ही हो गया ठंडा करने का, क्या उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज कर दिया हमने। ठीक है, अब उससे क्या होता है, उसकी जो हीट होती है ना वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो बर्फ होती है उसके नीचे वो मेल्ट होने लग जाती है। एक तो ये तरीका हो गया। एक क्या कहती थी मेरी मम्मी कि ले गिलास में नहीं तो कटोरी में करके पी ले, तो कटोरी में थोड़ी थोड़ी कर देती, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता था, अब वो जल्दी ठंडी हो जाती थी और हम जल्दी पी लेते थे ऐसा। तो यानी कि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया को मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो जो एवापोरेशन का रेट है ना, तो रेट भी इंक्रीज होगा, और सरफेस एरिया मान लो कम हुआ तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी कम होगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट इसके याद रखना। तीसरा पॉइंट ये बोला ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। द अमाउंट, ह्यूमिडिटी पता किसे कहते हैं? बारिश के मौसम में आपको ज्यादा पता चलती है, जब बारिश का मौसम मौसम होता है तो बाहर ना बारिश पड़ते पड़ते ना एक टाइम ऐसा आता है कि जब धूप पड़ती है ना तो भाप बन के ना बारिश की बूंदे, छोटे छोटे पार्टिकल ना हमारे ना सराउंडिंग में ही रह जाते हैं। उससे ना जब हम बाहर जाते हैं ना तो ऐसा चिपचिपाहट सी आती है, ऐसे मतलब अजीब सा, ऐसे टच करो ना तो ऐसा चिपचिपा सा गंदा गंदा सा फील होता है बहुत। तो वो ह्यूमिडिटी होता है। क्यों? क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जो एयर है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। मैंने बता दिया कि हमारे सराउंडिंग में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से ह्यूमिडिटी होती है। फिर ये बोल रहा है व्हेन द ह्यूमिडिटी इज लो देन द रेट ऑफ एवापोरेशन इज हाई। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे सराउंडिंग में जो आसपास की हवा है, यहाँ पहले से ही मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के जो पार्ट मतलब मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा है हमारे सराउंडिंग में, तो क्या होगा, वो जल्दी से ना एवापोरेशन नहीं हो पाएगी। क्यों? उसमें पहले से वाटर मॉलिक्यूल्स इतने हैं कि जो है ना वो और को ना लेने का ना पसंद नहीं करेगा।
ठीक है। और मान लो एकदम ना सूखा सूखा सा एरिया है, ऐसा ह्यूमिडिटी नहीं है, और अगर हम देखेंगे तब एवापोरेशन का रेट तो क्या होगा, वो क्योंकि सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है तो वो क्या होगा, वो अपने आप को ना अपने और मतलब एवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, क्यों सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। जिस रूम में ज्यादा भीड़ होगी उस रूम में लोगों को आने को मना करेंगे, क्या बताओ। जो रूम खाली होगा उसमें उन्हें एंट्री मिल जाएगी। मतलब मान लो ये आपका एक रूम है, क्लासरूम मान लो, आपकी क्लासरूम में बेंच होती हैं ऐसे, ठीक है, ये सीट्स बना रही हूँ मैं, और यहाँ टीचर जो बैठता है उसकी टेबल वगैरह यहाँ है, बोर्ड वगैरह, ये आपकी वो है। मान लो इस क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स की सीट है, और मान लो अभी इस क्लास में सिर्फ 25 बच्चों का एडमिशन हुआ है, यानी कि इस क्लास में अभी प्रेजेंट में 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 25 स्टूडेंट करंटली है, करंटली प्रेजेंट है, और सीट कितने की, 30 की है, यानी कि अगर 5 बच्चे और नए एडमिशन इसमें लेते हैं तो वो आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि उस रूम में जगह है। सेम ऐसे ही अगर हमारे सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स कम है तो वो और वाटर मॉलिक्यूल्स को आने देंगे, यानी कि एवापोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। पर मान लो ये 25 बच्चे, 25 से मतलब 5 बच्चों ने और एडमिशन ले लिया, और कंप्लीट 30 सीट जो है ना स्टूडेंट की वो फुल हो गई। अब इस क्लासरूम में एक भी ऐसी सीट नहीं है कि कोई नया बच्चा आए तो बैठ जाए उसमें, है ना। तो मान लो एक नया स्टूडेंट आया और उसने कहा मेरे को एडमिशन लेना है इस रूम में, मतलब इस क्लास में मेरे को पढ़ना है, तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें सीट ही नहीं है, और ऐसे एडजस्ट तो करना ही नहीं है। एक सीट पे दो से दो बच्चे बैठेंगे ऐसा मान लो, मतलब जितने भी बच्चे बैठते होंगे इसमें, अगर 30 की सीट है तो 30 इसमें एडमिशन ले लिया तो इससे एक बच्चा भी ज्यादा आने नहीं देंगे, ठीक है, ये है। यानी कि अगर हमारे सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो एवापोरेशन का रेट भी बहुत कम हो जाएगा। सेम ऐसी ठीक, जैसे एडजस्ट करके बच्चे बैठ जाते हैं ना, हाँ ये क्या दो ज्यादा होएगा उससे ज्यादा नहीं, तो इसलिए ऐसी रेट पे डिपेंड करता है। ये हो गया, ठीक है, और उस वजह से बता दिया ये, है ना। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई, ये तो वही है जो मैंने बता दिया, ठीक है, ये आप डेफिनेशन पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ देखते हैं, अब आती है विंड स्पीड। अच्छा बताना, जब बारिश हो जाती है रोड गीले हो जाते हैं, जितनी ज्यादा हवा चलेगी उतनी जल्दी तो रोड सूखेगा, है ना। अब जितनी जल्दी जल्दी हवा चल रही है, रोड मतलब रोड पे गीला तो हो रखा है बारिश से, तो जितनी ज्यादा हवा चलेगी उतनी ठंडक हो जाएगी। मतलब ठंडक क्या, क्योंकि पानी उड़ गया ना भाप बन के, तो ठंडक तो होगी हवा से, और ना एवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो हवा जो है अपने साथ में उड़ा के ले जाती है, मतलब एक एनर्जी लगती है। तो ऐसे ना गर्मी में देखो, गर्मी में या फिर जो हवा या चलते हैं तो कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं, जब धो के डाल देते हैं बाहर, तो जितनी जल्दी सूखते कपड़े कब सूखेंगे, जब हवा ज्यादा चलेगी तो कपड़े भी जल्दी सूखेंगे, और हवा नहीं चली तो उनका रेट जो है ना सूखने के कपड़ों का वो कम हो जाएगा, तो वही लिखा है, द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज द विंड स्पीड। विंड स्पीड को मैं डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट करने वाली हूँ यहाँ, देखो, विंड स्पीड जब ज्यादा होगी तो एवापोरेशन का जो रेट है वो भी ज्यादा होगा। अगर विंड स्पीड कम है तो एवापोरेशन का रेट भी कम होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है कुछ, ये आपको पता होना चाहिए। चलो, ये हमारी क्लास का लास्ट टॉपिक है, एक और है डिफरेंस है, उसके बाद हमारी क्लास डन हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं वैसे जो मैंने बता दिए हैं, चलो देख लेते हैं क्या है। कूलिंग कॉज्ड बाय एवापोरेशन, मैंने आपको बता दिया जब एवापोरेशन होते हैं ना तो ठंडक छोड़ के जाती है, जैसे हाथ में मैंने बताया था थोड़ा सा पेट्रोल, जैसे आप थोड़ी सी एक दो बूंद डाल के देखो ना, तो जब वो तुरंत सूख जाता है, और ना फिर ठंडा ठंडा सा लगता है उस जगह पे, तो वो वही बोल रहा है कि एवापोरेशन जब भी होगा ना तो वो ना ठंडक देगा ही देगा। गर्मियों में आप जो कॉटन के कपड़े पहनते हो ना, वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि ना
कॉटन का कपड़ा जो है ना जल्दी उसमें से ना स्वेट जो गीला हो जाता है वो जल्दी एवापोरेट होता है, जिसकी वजह से हमें ठंडक मिलती है। इसलिए ना गर्मियों में ना कॉटन के कपड़े पहनना ज्यादा प्रेफर किया जाता है। चलो देखते हैं ये क्या कहता है। ड्यूरिंग हॉट समर्स डेज वाटर इज यूजुअली केप्ट इन एन अर्थन पॉट टू कीप इट कूल। यानी कि जब गर्मियां होती हैं, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, लोग ना अपने घरों में ना मटके जो होता है ना, ये अर्थन पॉट ना मटकों को कहते हैं, जो मिट्टी के बने बर्तन होते हैं, तो उसमें पानी रखना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो उसे ठंडक ठंडा का रहता है। क्यों? मान लो ये अर्थन पॉट है, यानी कि आपका घड़ा है, मटका है, मिट्टी से बना हुआ है, इसमें आपने ना पानी भर रखा है। अब क्या होता है, इसके बीच में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं ऐसे, जिसके बीच में से ना वो पानी आता है, उसकी सरफेस एरिया पे पूरा ना ऐसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ से ना उसका एवापोरेशन होती रहती है। पानी जो है ना ऐसे भाप बन के ना उड़ता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो हीट एनर्जी होती है ना पानी की, वो हवा में चली जाती है एवापोरेशन के रूप में, है ना, वेपर बन के, मतलब दिखती नहीं है, वो एवापोरेट होता है जो वाटर होता है, जिसकी वजह से ना जिसकी वजह से जो मटके का पानी होता है ना वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये तो हमने एक एग्जांपल देख लिया। अब ये क्या कह रहा है, द अर्थन पॉट हैज लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स। ये जो मैंने बता दिया कि क्योंकि मिट्टी का बना है ना, तो बहुत सारे छोटे छोटे ना पोर्स होते हैं। Pores in its wall, some of the water continuously keep evaporating, and latent heat required for this process taken from the earthen pot and remaining water in the pot। ये मैंने आपको बता दिया, जो भी वही बोल रहा है। सेकंड है, सो द रिमेनिंग वाटर लॉसेस हीट। अच्छा, ये तो इसी का पार्ट है, ये एक ही है, ठीक है। और जो रिमेनिंग वाटर होता है वो अपनी जो हीट होती है वो लूज कर देता है और वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। ये क्या कह रहा है, इन मैनी प्लेसेस, बहुत जगह पे, स्पेशली गाँव में क्या होता है, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन ऑन है यहाँ, ठीक है, ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देयर होम्स ड्यूरिंग दी हॉट इवनिंग। मैंने आपको बता दिया, जब सूरज वूरज मतलब दोपहर बाद वाले टाइम पे क्या होता है, जब सूरज चला जाता है तो लोग ना अपने घरों के बाहर ना पानी छिड़क देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, पानी जो है भाप बन के उड़ जाता है, एवापोरेट हो जाता है बाय टेकिंग द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द ग्राउंड एंड सराउंडिंग एयर। ये मैंने आपको बता दिया है ना। बाय लूजिंग हीट द प्लेस बिकम कूल एंड कंफर्टेबल, ये हमने देख लिया। थर्ड वाला क्या कह रहा है, आर palm feels cold when we put some acetone और पेट्रोल या फिर परफ्यूम। परफ्यूम भी आपने थोड़े हाथ मतलब हाथ पे थोड़ा छिड़कोगे ना तो जल्दी से ना सूख जाता है, फिर ठंडा ठंडा सा लगता है कुछ। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ऑन इट बिकम दे एवापोरेट्स बाय टेकिंग द लेटेंट हीट फ्रॉम आवर palm। क्यों ठंडा लगता है, वो हमारे हाथ की जो गर्मी होती है ना एब्जॉर्ब करके भाप बन के उड़ जाता है, एवापोरेट हो जाता है। ठीक है, हमने कौन सा कर लिया, 3 कर लिया। ठीक है, हम करते हैं फोर्थ वाला। We wear cotton clothes in hot summer days because cotton is a good absorber of water, so it absorbs the sweat from our body and exposed to it air for evaporation। ये भी हमने देख लिया कि हम कॉटन के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो जो स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो बाहर की एयर होता है ना उससे ना वो ना सूख जाता है, हमारे कपड़े होते हैं, और फिर हमें ठंडा ठंडा लगता है। आ जाओ, फिफ्थ क्या है, a desert cooler cools better on a hot and dry day because the higher temperature on a hot day increases the rate of evaporation of water, and the dryness of air also increases the rate of evaporation। ये सारे एग्जाम्पल है उनके, है ना, आप एक एक बार पढ़ लेना सारे। फिर क्या कह रहा है, we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water because the water vapors present in the air coming। अच्छा, ये वाला जो एग्जांपल है ना कंडेंसेशन का है, ये पता क्या कह रहा है, आपके पास एक ग्लास है बर्फ वाला, इसमें बर्फ डली हुई है ना, आइस क्यूब्स हैं।
अब क्या होता है, इस ठंडा पानी जब आप लेते हो ना गिलास में, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे ना, इस गिलास के ना बाहर ना छोटे छोटे ना पानी की बूंदे दिखती हैं। तो इसका मतलब क्या, गिलास लीक कर रहा है? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। क्या होता है, क्यों आता है पानी बाहर क्यों दिखता है हमें? ये पता क्या होता है, जो सराउंडिंग में एयर होती है ना हमारी, ये एयर जो है, इसमें कुछ ना वाटर मॉलिक्यूल्स होने से प्रेजेंट होते हैं। जब इसके आसपास की जो एयर्स के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो जब इस ठंडे ग्लास की सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो वो क्योंकि ठंडा होता है तो क्या होता है, वो उन्हें ना ठंडक मिल जाती है, तो वो ना कंडेंस हो जाते हैं, और इसलिए वो जो गैस ड्रॉपलेट होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो यही है, कहते हैं कि कांटेक्ट विद द कोल्ड ग्लास वाटर लूजेस एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ठीक है, सेवंथ क्या है, वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम अ सॉर्सर देन फ्रॉम अ कप बिकॉज द सॉर्सर हैज अ लार्ज सरफेस एरिया। ये भी बता दिया, ड्यू टू द लार्ज सरफेस एरिया एवोपोरेशन ऑफ हॉट टी फ्रॉम दिस सॉर्सर इज फास्टर। चलो, ये लास्ट है आज का, इसे देख लेते हैं, फिर हमारी क्लास डन। ठीक, चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। अब ये डिफरेंस है बॉइलिंग और एवापोरेशन, कि मतलब फर्क कैसे पता चलेगा कि बॉइलिंग और एवापोरेशन कौन सी कब कब, मतलब किस टाइम पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इनके बीच में क्या अंतर है? दोनों सेम से तो है ना, कि बॉइलिंग में भी भाप बन के उड़ रही है, एवापोरेशन में भी तो भाप भी बन रही है। तो बताती हूँ, चलो एक एक करके देखते हैं। पहला है बॉइलिंग, देख रहे हैं, इट टेक्स प्लेस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी कि जब पानी उबलता है ना, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उबलता है। लिक्विड जो है यूजुअली, मतलब लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे ही ना बॉईल होना स्टार्ट होता है और वेपर्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यानी कि ना इसका टेम्परेचर फिक्स होगा तभी बॉइलिंग होगी। 100 से पहले 99 भी होगा ना, तब भी ना वाटर बॉईल नहीं होगा। ठीक, एवापोरेशन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, इट टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, ये हर टेम्परेचर पे होता है, इसका कोई ना स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं है। इस समय आपके आसपास किसी चीज में पानी रखा है जिसका सरफेस मतलब उसका ढक्कन नहीं लगा, मान लो कटोरी में पानी रखा है, ठीक है, उसमें से भी जो है ना एवापोरेशन हो रही होगी। इस टाइम भी आप रात में सोओगे तब भी वो ऐसा खुला रखा है, उस टाइम भी, मतलब वो अगर ऐसा रखा है ना, उसे हर टाइम जो है ना एवापोरेशन की प्रोसेस हो रही होगी। उस पर टेम्परेचर डिपेंड ही नहीं करेगा, है ना, मतलब टेम्परेचर स्पेसिफिक नहीं है, करेक्ट वर्ड ये है। चलो देखते हैं सेकंड डिफरेंस, boiling occurs from the surface as well as from the below the surface of the liquid। मतलब जब हमने इस कंटेनर में पानी रखा था और हमने इस नीचे फ्लेम जला दी थी, तो क्या हो रहा था, सरफेस एरिया पे तो हीट पहुंच ही रही थी, यहाँ से तो वेपर बन बन के उड़ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर चेंज हो रहा था। टेम्परेचर क्या है, चेंज हो रहा है यहाँ का। ठीक है, अब जो यहाँ का टेम्परेचर है ना, वो भी चेंज हो रहा है, यानी कि अगर आप ना इसके थर्मामीटर डालोगे ना, तो ये जो रीडिंग देगा ना वो पूरे पानी की देता है, सेम ही देगा। ऐसा नहीं है कि सरफेस पे आप टच कर रहे हो थर्मामीटर उस पानी के तो अलग रीडिंग दे रहा है, आप उसे थोड़ा और गहराई में डिप तक कर रहे हो तो अलग रीडिंग दे रहा है, ऐसा नहीं है। जब आप उस कंटेनर में एक थर्मामीटर डालोगे ना, तो वो उस पानी की जो है ना एक ही वैल्यू देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होता है, ये एक ना सरफेस फिनोमिनन है, यानी कि एवापोरेशन हमेशा ना सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। सिर्फ ऊपर वाली जो लेयर है ना, ये यहाँ से एवापोरेशन होगी। ठीक है, ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। थर्ड क्या कह रहा है, इट डज नॉट कॉज एनी कूलिंग, यानी कि जो बॉयल होता है हम इसे कर रहे हैं ना, तो इससे ना कोई ना ठंडक नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके जो भाप बन रही है ना, उससे हमें को ना इफेक्ट नहीं मिलेगा कि हाँ इसे ठंडा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इसमें क्या है, इट ऑलवेज कॉज कूलिंग, ये हमेशा ठंडक देगा, क्योंकि अपने आप हो रहा है ना, जो सराउंडिंग जो हीट है ना वो एब्जॉर्ब करके जा रहा है, तो बचेगी तो सिर्फ कूलिंग ही, क्योंकि हीट तो एब्जॉर्ब करके उड़ जा रहा है। यहाँ तो हम उल्टा टेम्परेचर दे रहे हैं तब जाके से एनर्जी मिल रही है और तब भाप बन के उड़ रहा है। ठीक है, फोर्थ क्या है, इट अकर्स ओनली व्हेन द लिक्विड इज हीटेड, यानी कि जब हम इसे हीट दे रहे हैं ये तब ये होगा।
और ये क्या है, ये अपने आप होने लग जाएगा। अगर कोई भी बर्तन या आपके घर के बाहर या बाथरूम में बाल्टी होगी ना, वो खुली हुई होती है, उसमें पानी होता है, तो भी ना एवापोरेशन हो रहा होता है, ठीक है, तो वो अपने आप होती है। तो बस यही था बच्चे, हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। बहुत छोटा था, हमने बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल थ्योरी बहुत अच्छे से कवर किया है, ठीक है। तो आप इसे रिवाइज करते रहो, आपको समझ आएगा सब। आपको ये सारे नोट्स जो है ना मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इन्हें बना लेना, लिख लेना है, ठीक है। उन्हें कंटिन्यूसली ना कुछ इंटरवल के बाद, जैसे कुछ दिनों के बाद ना रिवाइज करते रहना, जिससे चीजें ना मेमोराइज रहती हैं, याद रहती हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। तो बाकी थैंक यू बच्चों, अच्छा लगा आपके साथ लेक्चर कंप्लीट करके। और बाकी आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी अच्छा अच्छा कंटेंट ले पाए पढ़ाई से रिगार्डिंग, वो अच्छे से पढ़ पाए। और अच्छे अच्छे कमेंट करके बताना नेक्स्ट चैप्टर आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, बाय।